तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोमॉर्फिज्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है देखो। इसको जानने के लिए आपको 12th क्लास के 1 ऑन 2 एकाएकी आच्छादक फलन आपको पता होना चाहिए। एकाएकी आच्छादक फलन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ऑन 2, एकाएकी का मतलब होता है 1 ऑन 2 का मतलब होता है ऑन 2 का मतलब होता है आच्छादक, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैपिंग जैसे मान लो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म रेखीय रूपांतरण की समाकारिता, तुल्यकारिता, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? रेखीय रूपांतरण की तुल्यकारिता या तुल्यकारिता, ये आता है हिंदी शब्द, यह कि आइसोमॉर्फिज्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको जानने के लिए जैसे मान लो, सुनो, जैसे f(x) बराबर 4s + 3 एक फंक्शन है। ये फंक्शन f है, 1 कब कहलाएगा कि जब हम f(x) बराबर fy लेकर चलें और दिखा दें क्या s बराबर y, तो यह कहलाएगा एकाएकी फलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 1, ठीक है। तो यदि f(x) बराबर fy लेकर चलेंगे तो f(x) के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 4s + 3, और fy के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 4y + 3। तो 3 काट दो तो 4s बराबर 4y, 4 काट दो तो s बराबर y। तो f(x) बराबर fy लेकर चले तो s बराबर y दिखा दिए, तो f क्या कहलाएगा? f इज 1, इसको हिंदी में कहते हैं एकाएकी है। f क्या है? एकाएकी है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे a और b दो समुच्चय हैं और ये नियम f है, इसके a के प्रत्येक अवयव a1, a2, a3 और a4 है ये क्या है? b1 और b2, b3, b4। तो a और b द्वारा समुच्चय हों तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा सेट a के सभी एलिमेंट b के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हों, तब सेट a और b के बीच लगने वाले ऐसे रूल को, नियम को हम फंक्शन कहते हैं, फलन। क्या कहते हैं? फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन के लिए सेट a का ईच एलिमेंट संबंधित होना जरूरी है, b का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ b4, b5 बच भी गया तब भी फंक्शन कहलाएगा, लेकिन इसका कोई एलिमेंट बचना ना चाहिए, ठीक है। यदि a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हों तब एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट a के सभी एलिमेंट सेट b के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हों, तब a और b के बीच लगने वाले ऐसे रूल को फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में a फंक्शन f का डोमेन कहलाता है, b फंक्शन f का कोडोमेन कहलाता है, और कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, फंक्शन f का रेंज कहलाता है, फंक्शन f का रेंज। जैसे यहाँ पे b1, b2, b3, b4 रेंज के एलिमेंट हैं, क्योंकि ये संबंधित है किसी न किसी एलिमेंट से, ठीक है। लेकिन b5 संबंधित नहीं है, तो ये क्या है? कोडोमेन का तो एलिमेंट है लेकिन रेंज का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, जब यह कोडोमेन, यदि ऐसा बने कि कोडोमेन का हर एक अवयव संबंधित हो जाए डोमेन के किसी न किसी अवयव से, तो उसको कहते हैं ऑन-टू मैपिंग, आच्छादक फलन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अवयव बच गया तो ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब होता? जब हर एक एलिमेंट कोडोमेन का संबंधित होता, अर्थात कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय होता। कोडोमेन में जो एलिमेंट होते वही रेंज में भी होते, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑन-टू। क्या बोलते हैं? ऑन-टू की हिंदी होती है। जैसे 1 का मतलब बोलेंगे तो इसका मतलब ये होगा एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। ऑन-टू जब बोलेंगे तो इसका मतलब होगा आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, हाँ, ऑन-टू को। इन-टू का मतलब होता है अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी का मतलब कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव किसी अवयव से संबंधित ना हो, जैसे यहाँ संबंधित नहीं था, ये अंतःक्षेपी फलन है, ठीक है। 1 को हम ये भी कहते हैं इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग, क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव मैपिंग। ऑन-टू को कहते हैं सरजेक्टिव मैपिंग, सरजेक्टिव मैपिंग, ठीक है, सरजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। और जो 1 ऑन-टू दोनों होता है उसको कहते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग।
जो मैपिंग 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों प्रकार की मैपिंग हो, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। ठीक है, एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक। ठीक है, तो जो मैपिंग, तो कैसे पता करोगे कि कोडोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। फंक्शन तो इस प्रकार से डिफाइंड है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसके संगत डोमेन में एक अवयव ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोडोमेन, यहाँ जैसे मान लेते हैं फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो ये क्या है, डोमेन का काम कर रहा है, ये कोडोमेन का काम कर रहा है। तो कैसे कहेंगे कि कोडोमेन के सभी अवयव संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से। तो हम क्या करते हैं, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव बाई मानते हैं। क्या मानते हैं, बाई। तो मान लेते हैं कि बाई के संगत डोमेन में कोई अवयव एक्स है जिसमें जब एफ लगाते हैं तब ये आता है। ठीक है, तो बाई, तो एस की वैल्यू क्या होगी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर बाई लिख देते हैं। एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4s + 3 बराबर बाई। तो एस की वैल्यू निकालो, तो 4s बराबर क्या होगा, बाई - 3। तो एस बराबर क्या होगा, बाई - 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कोडोमेन का अवयव बाई लिए हैं, तो बाई के संगत डोमेन में कौन अवयव मिलेगा, ये बाई - 3, बाई - 3/4 मिलेगा। यदि हम बाई 1 लिए होते तो क्या मिलता, बाई 1 - 3/4। यदि बाई 2 लिए होते तो क्या मिलता, बाई 2 - 3/4। यदि जेड लिए होते तो क्या मिलता, जेड - 3/4। यदि टी लिए होते तो क्या मिलता, टी - 3/4। यदि पी लिए होते तो क्या मिलता, पी - 3/4। तो इसका मतलब ये कि कोडोमेन का हम कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे, उसके संगत डोमेन में कोई अवयव इस प्रकार से मिल जाता है जिसमें एफ लगाते हैं तो क्या आए, वे एलिमेंट आए। तो इसका अर्थ ये होगा कि कोडोमेन का हर एक अवयव संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से। ठीक है, कोई स्वेच्छ अवयव लें और स्वेच्छ अवयव के संगत डोमेन में कोई अवयव इस प्रकार से मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तब वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वे ए और बी के बीच में, आर और आर के बीच में जो फंक्शन लग रहा है वह क्या है, आच्छादक फलन है, ऑन-टू मैपिंग है। आच्छादक है यानी ऑन-टू है। ठीक है, तो जो मैपिंग ऑन-टू को चेक करने के तरीके समझ गए ना। क्या करेंगे, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे, उसके संगति डोमेन में एक ऐसा अवयव मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तब वे अवयव आता है जो माने हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कोडोमेन का सब अवयव संबंधित हैं डोमेन के किसी न किसी अवयव से। ठीक है, जैसे गांव में जब चूल्हे में खिचड़ी बनती है तो चावल का एक दाना लेकर चेक करते हैं कि पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है। यदि आप मान लेते हैं कि एक दाना पका हुआ है तो ये डिसीजन, इस निष्कर्ष में पहुंच जाते हो खिचड़ी पक गई कि सब दाना चेक करते हो, सब दाना नहीं चेक करते ना। इसका मतलब हम इसका कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे, उसके संगत डोमेन में कोई अवयव मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वे अवयव आता है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कोडोमेन के हर एक अवयव का कोई ना कोई अवयव डोमेन में मिलेगा जिसमें एफ लगाएंगे तब वे अवयव आएगा। ठीक है ना, अर्थात कोडोमेन का हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज है, इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। अर्थात कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज कंटेन है डोमेन में। इसका मतलब ये वह मैपिंग एफ क्या है, ऑन-टू है। ऐसा कोई एलिमेंट कोडोमेन में नहीं है जो डोमेन के किसी अवयव से संबंधित ना हो, अर्थात सब अवयव संबंधित हैं। और जब सब अवयव संबंधित है तो क्या कहलाएगा, ऑन-टू मैपिंग। ऑन-टू यानी आच्छादक। ठीक है, तो जो 1-1 मैपिंग हो, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, 1-1 एकाएकी कहलाता है, भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब। जैसे मान लो ऐसा आ गया जा तो ये दो अवयव का प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बन रहा है, तो यहाँ भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही दो अवयव का प्रतिबिंब एक स्थान पर आ गया, तो ये एकाएकी नहीं है। लेकिन जब इसको हम हटा दें तो ये क्या है, एकाएकी है। एकाएकी का मतलब इसका अलग प्रतिबिंब, तो इसका अलग प्रतिबिंब, तो इसका अलग प्रतिबिंब, तो इसका अलग प्रतिबिंब, तो भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो तो इसको एकाएकी कहते हैं। ठीक है, और जब एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक हो तो उसको बहु एक फलन कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनी वन, बहु एक। ठीक है, तो जो फलन एकाएकी हो और आच्छादक हो, 1-1 हो, ऑन-टू हो, 1-1 ऑन-टू हो, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। और जब बाइजेक्टिव मैपिंग कहेंगे तो यहाँ पे इनवर्स मैपिंग का भी एग्जिस्टेंस होता है। तो इनवर्स से मतलब नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी इतने की जरूरत थी 1-1 और ऑन-टू की। ठीक है, अब ये मान लो दो सेट लेते हैं ए और बी, ए और बी के बीच में एक मैपिंग है एफ है, और इस मैपिंग को हम दिखा दिए कि एफ क्या है, एफ 1-1 है, ऑन-टू है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एफ ये तीनों कंडीशन को फॉलो करती है, 1-1 ऑन-टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस मैपिंग का नाम पड़ जाता है आइसोमॉर्फिज्म। क्या पड़ जाता है,
आइसोमॉर्फिज्म। तुल्यकारिता क्या कहलाएगा? मैपिंग तुल्यकारिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाती है? आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाती है? जब 1-1 भी हो, ऑन-टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म हो या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का देख चुके हो, 1-1 ऑन-टू। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब ए और बी का काम कौन यहाँ करेंगे? वेक्टर स्पेस करेंगे। तो मान लेते हैं कि वेक्टर स्पेस यूएफ है और दूसरा वीएफ है, फील्ड एफ पर दोनों वेक्टर स्पेस हैं, और यूएफ से वीएफ में एक मैपिंग है एफ है। अब ये क्या है? 1-1 भी है, ऑन-टू भी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो इस मैपिंग को कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग। क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। ये दोनों वेक्टर स्पेस एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फिक। जब दो वेक्टर स्पेस के बीच कोई मैपिंग इस प्रकार की हो, 1-1 भी हो, ऑन-टू हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, ऐसी कंडीशन में मैपिंग क्या कहलाती है? आइसोमॉर्फिज्म। ऐसी कंडीशन में दोनों वेक्टर स्पेस क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं, तुल्यकारी कहलाते हैं दोनों वेक्टर स्पेस। क्या कहलाते हैं? तुल्यकारी, आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही हम डिफाइन करने वाले हैं, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म, कुछ भी पढ़ो, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? देखो, जो बोल गए उसी को लिखते हैं। तब लिखो, शुरू करो आप लोग भी। माना यूएफ एंड वीएफ दो फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं। माना यूएफ एंड वीएफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं, वेक्टर स्पेस हैं, तथा एफ यू से भी में एक मैपिंग है। क्या है? एक मैपिंग यानी प्रतिचित्रण, फलन, एक मैपिंग है। तब मैपिंग एफ, तब मैपिंग एफ आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। कब? यदि नंबर फर्स्ट एफ इज 1-1, एफ इज 1-1, एफ एकाकी हो, एफ एकाकी हो। दूसरा एफ इज ऑन-टू, एफ आच्छादक हो। ठीक है। तीसरा है एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एफ रेखीय रूपांतरण हो, एफ क्या हो? एफ रेखीय रूपांतरण हो। चलो, रेखीय रूपांतरण हो। ठीक है। तो एक मैपिंग एफ है यू से भी में, लीनियर आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाती है? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन? माना यूएफ और वीएफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं, एफ यू से भी में एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। कब? यदि एफ इज 1-1, एफ इज ऑन-टू, एफ इज होमोमॉर्फिज्म पिछले साल दिखाते थे, इस साल क्या दिखाएंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है। जिस दिन डेफिनेशन लिखवाए थे, लिखे थे वो वेक्टर स्पेस की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, नहीं आए थे उस दिन? लीनियर ट्रांस सेंड किए, देखिए बोले पूरा। अच्छा ठीक है, हम सेंड कर देंगे, आप पूरी लिंक तो देख लेना फिर। अब यहाँ पे देखो, चलिए आइसोमॉर्फिज्म में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो माना रेखीय रूपांतरण की तुल्यकारिता। माना यूएफ और वीएफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं, एफ यू से वी में एक लीनियर एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ क्या कहलाती है? आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। कब? आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाती है? जब एफ इज 1-1, एफ इज ऑन-टू, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस लिखना चाहिए था, हम गलत लिख दिए। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप होता था वहाँ, यहाँ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। स्पेसेस दो है ना, वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। तो रेखीय रूपांतरण की तुलनाकारिता, मानस यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं, एफ यू से भी में एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ आइसोमॉर्फिज्म कहलाते कब? यदि एफ इज 1-1, एफ इज ऑन टू, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लेते ना। अब इस पर एक थ्योरम देखो। थ्योरम क्या है देखो, इस पर आधारित थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रूव दैट टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। अरे अच्छा, तो हिंदी में लिखना था आपको, है ना, फिक्स है। थ्योरम मिल गई ना आपको। हाँ। प्रूव दैट टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, हाँ हाँ, ओवर द फील्ड एफ आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दोनों की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। इफ देयर डायमेंशन आर सेम, देयर डायमेंशन आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे परिमित विमीय सदिश समष्टि फील्ड एफ पर आइसोमॉर्फिक होता है कब? एक जब यदि और केवल यदि दोनों की बीमा समान हो, दोनों की बीमा क्या हो, समान हो, डायमेंशन सेम हो। तो देखो यहाँ पे प्रूव दैट टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ देयर डायमेंशन आर सेम। चलो देखो आगे इसको समझाते हैं आपको थोड़ा सा मीनिंग। पूरी समरी आपको बता देते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा आपको ये बताने, प्रूफ इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वी एफ एक फील्ड वेक्टर स्पेस है, यस कोई अरिक्त समुच्चय है जिसके एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ठीक है। यदि वी का कोई एलिमेंट हम अल्फ़ा लें बिलोंग इन वी एफ है, ठीक है, तो इसको यदि हम इस प्रकार से लिखने में कामयाब हो जाएं, A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश या A3 अल्फ़ा 3, इस प्रकार का लिख देते हैं, तब अल्फ़ा कहलाता है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन, एक घात संचय कहलाता है। क्या कहलाता है? एक घात संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। यदि वी एफ का कोई एलिमेंट अल्फ़ा ऐसा मिले जो अल्फ़ा को हम लिखें A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2, A3 अल्फ़ा 3, जबकि A1 A2 A3 फील्ड के एलिमेंट हैं। किसके एलिमेंट हैं? फील्ड के। और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा यस के एलिमेंट है। तो गुणनफल के योगफल के रूप में अल्फ़ा को यदि लिखा जा सकता है तब हम कहेंगे कि अल्फ़ा है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर एक कॉम्बिनेशन, एक घात संचय कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और जानना जरूरी है कि वी एयर एक वेक्टर स्पेस है, यस क्या है कि नॉन नेगेटिव सबसेट है, तो यस वी का बेसिस कब होता है, आधार कब कहलाता है, जब इसके वेक्टर, अब यहाँ पे देखो ये भी बात है कि जैसे मान लो इसमें 3 एलिमेंट हैं तो 3 अदिश ले लें, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 और A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 कर दें या फिर इसको सॉल्व करें तो A1 का मान 0 आ जाए, A2 का मान 0 आ जाए, A3 का मान 0 आ जाए, तब कहेंगे कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, यस के वेक्टर रैखिकतः स्वतंत्र हैं। यस के वेक्टर क्या हैं? रैखिकतः स्वतंत्र हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। इसका कब कहेंगे कि जब यस में जितने एलिमेंट हैं उतने अदिश लें, फील्ड के एलिमेंट बताए थे कल, फील्ड के एलिमेंट को अदिश कहते हैं और वी के एलिमेंट को सदिश कहते हैं, ठीक है। तो जितने इसमें एलिमेंट हैं उतने हम फील्ड के एलिमेंट लें और गुणनफल का योगफल 0 करें तो सब फील्ड के एलिमेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तब ये कहलाते हैं इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट। क्या कहलाते हैं? लीनियर इंडिपेंडेंट।
और v का कोई एलिमेंट लें अल्फ़ा और इसको लिख दें यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 और a3 अल्फ़ा 3। इसका मतलब इसका जो स्वेच्छ अवयव अल्फ़ा लिए भी व्यक्त हो गया यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। इसका अर्थ ये होगा कि v का हर एक एलिमेंट व्यक्त होगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं लीनियर स्पान ऑफ यस इज इक्वल टू v। लीनियर स्पान ऑफ यस इज इक्वल टू v, यानी v का हर एक अवयव हर एक अवयवों का जन्म हो रहा है यस के द्वारा जनित हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अर्थात वी एफ इज जनरेटेड बाई लीनियर स्पान ऑफ यस, अर्थात यस के अवयवों के घात संचय के रूप में भी का प्रत्येक अवयव लिखा जा रहा है। तब लिखते हैं लीनियर स्पान ऑफ यस इज इक्वल टू वी एफ है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे कि वी एफ का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो हम वी एफ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं अल्फा और उसको यदि दिखाने में कामयाब हो गए कि यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम ये कह देते हैं कि वी का हर एक एलिमेंट व्यक्त होगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ऐसी कंडीशन में जब यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट भी हैं और वी का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी है, ऐसी कंडीशन में यस कहलाता है वी एफ का बेसिस। क्या कहलाता है? बेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिस, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। यदि वी का ये आधार कहलाने के लिए दो शर्तों का पालन होना चाहिए। इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, रैखिकता स्वतंत्र होने चाहिए, और भी का हर एक एलिमेंट व्यक्त होना चाहिए यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, एक घात संचय के रूप में व्यक्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वी एफ का, अरिक्त उप समुच्चय है वी एफ का, वह क्या हो जाता है? बेस कहलाता है वी एफ का। ठीक है, तो यस क्या कहलाएगा? बेस है। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब हम प्रूव करेंगे कि यहाँ पे दो वेक्टर स्पेस लेते हैं, उनकी डायमेंशन सेम लेकर चलेंगे तो दिखाएंगे कि उसके बीच एक मैपिंग जो डिफाइन करेंगे, उस मैपिंग को दिखाएंगे आइसोमॉर्फिज्म है। फिर आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग मानकर चलेंगे यू एफ और वी एफ के बीच में। ऐसी कंडीशन में दिखाएंगे कि डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब यहाँ पे सुन लो, एक बात और समझाते हैं आपको। यदि मान लो कि वी एफ वेक्टर स्पेस है और यस इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसके एलिमेंट हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। गिन लो कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो वी की जो डायमेंशन होगी इसको लिखते हैं डी आई एम, डायमेंशन ऑफ वी बराबर यस में एलिमेंट की संख्या 3। तो किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है? उस वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या, उस वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को उस वेक्टर स्पेस की क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन परिमित संख्या में है तो इसको बोलते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यदि मान लो कोई वेक्टर स्पेस वी एफ है और इसकी डायमेंशन फाइनाइट है, गिनने लायक है, इनफाइनाइट ना आ जाए कि यस में इनफाइनाइट एलिमेंट हो, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसका मतलब ये हुआ किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या गिनी जा सकती है, तब उस वेक्टर स्पेस को क्या बोलेंगे? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और वी एफ का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट यस है, वी का बेसिस कब कहलाता है? जब ये यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो और वी का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में व्यक्त हो। ठीक है, तो दो शर्तों का जब पालन होता है ऐसी कंडीशन में यस भी का बेसिस कहलाता है। आगे डिटेल लिखना होगा सब पर, डेफिनेशन तब लिंक से देख लेना। ठीक है, 1 घंटा रोज लिखो, सुबह उठो तो ठीक है, तब पढ़ने का मन करेगा। लगातार देखने की कोशिश ना करो। जैसे सीरियल आता है, कोई सीरियल कि यहाँ पे 7 बजे शुरू हुआ तो 8 बजे बंद, तो कितना भी पढ़ने का मन करे तो बंद करो, दूसरे दिन 7 बजे जरूर पढ़ना। ये नहीं कि अब एक दिन पढ़ ली तो 5 दिन फिर छुट्टी। ठीक है, रोज 7 से 7, 7 से 8 कोई चीज़ रोज पढ़ी जाए, वो सेम टाइम में पढ़ी जाए, अपने आप वो बनेगी आपसे, सेम टाइम में, रोज उसी टाइम में। ठीक है, किसी हालत में उस दिन गैप ना करेंगे। अब ये मान लो कि ट्यूशन है पर आदमी घर में नहीं पढ़ पाता सेम टाइम में। चलो देखो, अब तो इसमें क्या है, थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता है आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध। अब आप लोग बरहमी से तो डायरेक्ट में सेकंड ईयर में पहुंच गए होगे, फाइनल में लॉकडाउन लगा था, है ना, तो 2 साल तो कुछ पढ़े ना हो गए, तो यही न जानते हो कि आवश्यक प्रतिबंध क्या है और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, कि जानते हो? हाँ, तो परीक्षा हुई थी आप लोगों की कि नहीं हुई थी?
हाँ हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हैं क्योंकि बार बार तो यूज होगा इसका। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जानते हैं हो, ठीक है, तो ये तो पढ़ाते हो आप। तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सिद्ध कर दें तो इसको क्या करोगे, ए प्लस बी लिखोगे, ठीक है, अब कोष्टक खोल दो तो ए इंटू ए प्लस बी अब बी इंटू ए प्लस बी। अब कोष्टक खोल दोगे तो आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें राइट हैंड साइड दिखा दिए तो इसको कहते हैं आवश्यक प्रतिबंध। अब राइट हैंड साइड को लेकर चलो लेफ्ट हैंड साइड को दिखा दो तो उसको कहते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। अब जैसे मान लो हम ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लेकर चलते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ए कॉमन ले लो तो ए प्लस बी, ऐसे बी कॉमन लो तो ए प्लस बी दोनों में है तो ए प्लस बी फिर से कॉमन तो क्या बचा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया कि नहीं। तो जब इसको लेकर चले तो ये दिखा देते, इसका मतलब पर्याप्त प्रतिबंध। तो एक पक्ष लेकर चलें और दूसरे को सिद्ध करें। अब जो सिद्ध किए हैं उसको लेकर चलें तो जो हम लेकर चले थे वो दिखा दें तो पर्याप्त प्रतिबंध हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कहता है सुन लो, अब थ्योरम में पहुँचते हैं। यूएफ और वीएफ दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है। अब आपको समझा रहे हैं बरहमी से डायरेक्ट बीएससी फाइनल, बरहमी से डायरेक्ट बीएससी फाइनल समझा रहे हैं, ठीक है। अब जितने स्टूडेंट होंगे ऐसे वो सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो यूएफ और वीएफ दो फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है। तो यदि इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब इसके बेसिस में एलिमेंट, मान लो इसका बेसिस रहा होगा कुछ, इसका भी कुछ बेसिस रहा होगा, ठीक है। इसके बेसिस का नाम रख लेते हैं B1 और इसके बेसिस का नाम रख लेते हैं B2। तो B1 में एलिमेंट की संख्या जो रही होगी, मान लो अल्फा1 अल्फा2 डैश डैश अल्फा n, अब B2 में एलिमेंट की संख्या रही होगी मान लो बीटा1 बीटा2 डैश डैश बीटा n। तो जब इसकी डायमेंशन क्या कहलाती है, इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या और इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n और डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो दोनों की डायमेंशन सेम लेकर हम चलें, ठीक है। तो यहाँ पे u और v के बीच में एक मैपिंग एक मैपिंग का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से है कि वे मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। ये सिद्ध करो, लेकर क्या चलो कि दोनों की डायमेंशन सेम है। तो ये दिखाओ कि u और v के बीच में एक मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, जो 3 कंडीशन को फॉलो करती होगी। क्या क्या, 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी कंडीशन में u और v आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि u आइसोमॉर्फिक है v के। तो u v के आइसोमॉर्फिक होता कब है, जब u और v के बीच में एक मैपिंग ऐसी मिल जाए जो किस टाइप के हो, आइसोमॉर्फिज्म टाइप की हो, जो तीनों कंडीशन को फॉलो करते हो। कौन कौन, 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार हम क्या लेकर चलेंगे कि दोनों की डायमेंशन को सेम मानकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कि दोनों के बीच में एक मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। ये सिद्ध करेंगे। फिर क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में ये लेकर चलेंगे कि यहाँ पे u और v के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है, u और v के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। तो सिद्ध करेंगे कि u की डायमेंशन बराबर v की डायमेंशन, u की डायमेंशन बराबर v की डायमेंशन। पहले तो हम मान कर न चले कि डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो सिद्ध करेंगे कि u और v के बीच में एक मैपिंग है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, अर्थात u और v आइसोमॉर्फिक हैं। ये सिद्ध करेंगे। फिर हम u और v को आइसोमॉर्फिक लेकर चलेंगे तो क्या सिद्ध करेंगे कि u और v की डायमेंशन सेम है। समझ में आया। तो वही कहता है कि दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम होगी यदि और केवल यदि उनकी वे एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हों, वे एक दूसरे के क्या हों, आइसोमॉर्फिक हों, ठीक है। तो दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम होगी यदि और केवल यदि वे एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हों, अर्थात u और v के बीच में एक मैपिंग ऐसी हो जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की हो, ठीक है ना। तो एक बार हम डायमेंशन को सेम लेकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, और जब एक बार आइसोमॉर्फिक लेकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे दोनों की डायमेंशन सेम। अब समझ में आया था ना, यही करने वाले हैं। अब पहले हम क्या लेकर चलेंगे, दोनों की डायमेंशन सेम है तो सिद्ध करेंगे उसके बीच एक मैपिंग है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। तो वह मैपिंग को क्या दिखाना पड़ेगा, 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब शुरू करें प्रूफ करना, समझ में आ गया हो सेंस तो लिखो। नेसेसरी कंडीशन में माना UF एंड VF फील्ड
एफ फॉर 2। जब हम लिखें तो आप भी लिखना शुरू करो, जब हम बोलना शुरू करें तो सुनना शुरू करो, जब हम लिखें तो फिर से लिखना शुरू करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार टाइम देंगे, उसे भी स्टा समझाना पड़ता है हमको। तो माना यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर 2 वेक्टर स्पेस हैं, वेक्टर स्पेस हैं तथा 2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, वेक्टर स्पेस हैं। यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर 2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं। माना डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। दोनों के डायमेंशन सेम मान कर चलते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट u और v एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं, ये प्रूव करना है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट u और v एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो आइसोमॉर्फिक के चिन्ह है ना, ठीक है। तो व्हेन, जब डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, ठीक है, तब u और v के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, n। u और v के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, n। तब u एवं v के बेसिस में एलिमेंट की संख्या n होगी। माना क्या मान लिए, एक का नाम बेसिस b1 बराबर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n, और b2 बराबर बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n क्रमशः u और v के बेसिस हैं, क्रमशः u एवं v के बेसिस हैं। माने क्या है, बीटा 1 बराबर बीटा 1 के एलिमेंट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n, और बीटा 2 के एलिमेंट बीटा 1 बीटा 2 बीटा n क्रमशः u और v के क्या है, बेसिस हैं, ठीक है। दोनों में एलिमेंट की संख्या, इसमें गिलो कितने एलिमेंट हैं, n, इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, n, ठीक है, इसमें n एलिमेंट हैं, ठीक है। अब हम क्या करें कि u से v में एक मैपिंग डिफाइंड करके उसको क्या प्रूफ कर दें, आइसोमॉर्फिज्म। क्या प्रूफ कर दें, आइसोमॉर्फिज्म। तब u और v क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो u और v को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए u और v के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड करके उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे u आइसोमॉर्फिक है v के, प्रूफ करने के लिए u से v के बीच, u से v के बीच एक मैपिंग डिफाइंड करके उसे आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना होगा, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना होगा, उसे आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना होगा। क्या करना होगा, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब एक मैपिंग डिफाइंड करते हैं u से v के बीच में। तो माना f u से v में एक मैपिंग निम्नानुसार डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि f अल्फ़ा
बराबर, इसी को क्या लिख सकते हैं, अल्फा किसका एलिमेंट है, यू का, तो यू का एलिमेंट किस रूप में लिखा जाएगा, यू के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो यू का बेसिस वेक्टर बीटा 1 माने हैं, अभी का बेसिस वेक्टर बीटा 2 माने हैं, तो यू अल्फा यू का एलिमेंट है, तो ये व्यक्त होगा क्या, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n, क्योंकि बताए हैं कि यदि यू का बेसिस है तो यू का हर एक एलिमेंट व्यक्त होगा बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो अल्फा के स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं, पर एफ डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड इस प्रकार से है कि इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, A1 तो रहबे करेगा और यहाँ पे अल्फा 1 के स्थान पे बीटा 1 हो जाएगा, A2 रहेगा ही और ये बीटा 2 हो गया, डैश डैश AN तो रहेगा ही, ये होगा बीटा n। तो इस प्रकार से एफ हम डिफाइंड करते हैं अपने से, किसके किसके बीच, यू और वी के बीच। यू का किसी एलिमेंट अल्फा में जब एफ लगाते हैं तो वी का एलिमेंट ये आएगा। वी का एलिमेंट इसी रूप में क्यों लिखे, क्योंकि वी का बेसिस है बीटा B2 है, क्या है B2, तो वी के हर एक एलिमेंट व्यक्त होंगे बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो बेसिस के वेक्टर तो ये हैं, तो यहाँ फील्ड के एलिमेंट ले लिए A1 A2 AN, तो यहाँ पे A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 AN बीटा n, ये क्या है, वी के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये एलिमेंट किसका एलिमेंट कहलाएगा, वी का, क्योंकि ये वी के बेसिस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है, यू के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये जो यू के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो यू का एलिमेंट, और ये वी के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वी का एलिमेंट। तो यू का किसी एलिमेंट में एफ लगाते हैं तो ये एलिमेंट आता है। ये मैपिंग हम यू से वी में परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है ना, यू से वी में एक मैपिंग परिभाषित कर रहे हैं, ये वाली जो इस प्रकार से डिफाइंड है कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n में जब एफ लगा देते हैं तो एफ लगाने की वजह से A1 A2 AN में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बदल करके क्या बन जाता है, बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n, ठीक है। तो ये कन्फर्म ना है कि ये किसका एलिमेंट है, यू का, और ये किसका एलिमेंट है, वी का। इसलिए जो मैपिंग है किसके किसके बीच डिफाइंड हो रही है, यू से वी के बीच में। तो इस मैपिंग को क्या प्रूफ करना हम चाहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा, एफ इज 1 1, एफ इज ऑन टू, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एफ आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। जब आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो यू और वी क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक। क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो मैपिंग एफ को हम क्या प्रूव करें, आइसोमॉर्फिज्म में। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा, एफ इज 1 1, एफ इज ऑन टू, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। then we have to prove that f is isomorphism, f u से भी is isomorphism। तो f को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए टू प्रूफ f इज आइसोमॉर्फिज्म we have to show that क्या शो करना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट f इज 1 1, नंबर सेकंड f इज ऑन टू, नंबर थर्ड f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ एकाकी है, एफ आच्छादक है, एफ रेखी रूपांतरण है। एफ क्या है, रेखी रूपांतरण है। तो एफ 1 1 है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बताए ना थे कि एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलो, और यदि एस बराबर वाई दिखा दिया तो एफ इज 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम डोमेन के दो एलिमेंट लें और दोनों का इमेज बराबर लेकर चलें तो दिखा दें कि उसका प्री इमेज भी बराबर है। तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, मैपिंग या फिर क्या होगी, 1 1, ठीक है। तो मानते हैं नंबर फर्स्ट एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, ये मानकर चलते हैं। नहीं, एफ इज 1 1 दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो एफ इज 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, A1
अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n एंड B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 डैश 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 BN अल्फ़ा n R2 आर्बिटेरी एलिमेंट R2 आर्बिटेरी हम अपनी सूच इच्छा से ले गए, आर्बिटेरी स्वेच्छ अवयव, आर्बिटेरी स्वेच्छ अवयव इसको हिंदी में बोलते हैं, स्वेच्छ अवयव, आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ U सच दैट, ऐसे हैं कि दोनों का इमेज बराबर है, दोनों का इमेज बराबर है, कि F लगा दें इसमें A1 अल्फ़ा 1 में, A2 अल्फ़ा 2 में, डैश डैश AN अल्फ़ा n में, F इसमें भी लगा दो, B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 डैश डैश BN अल्फ़ा n। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 यहाँ AN अल्फ़ा n, तो यहाँ पे B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BN बीटा n क्यों नहीं लिए? अल्फ़ा क्यों लिए हैं? क्यों लिए? सही लिखे कि गलत लिख दिए? सही लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हम U के दो एलिमेंट लिए हैं ना, U का बेसिस है B1 और उसके एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, ठीक है। तो U के जितने एलिमेंट होंगे वे U के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे, V के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि V के बेसिस B2 है और B2 के एलिमेंट हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, ठीक है। तो यहाँ जो लिखे हैं पूरा होश के साथ लिखे हैं, ये नहीं कि ऐसे बेहोश में लिख दिए, बेहोशी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 AN अल्फ़ा n, और यहाँ B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 BN अल्फ़ा n, ठीक है। अब दोनों को देखो, अब F की परिभाषा लगाते हैं, तो F की परिभाषा से क्या होता है? देखो यहाँ A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 AN अल्फ़ा n में जब F लग जाता है तो क्या करता है F? A1 में कोई बदलाव नहीं किया, वही है, A2 में कोई बदलाव नहीं किया, AN में कोई बदलाव नहीं किया, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n किस में बदल जाते हैं? बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n में, ठीक है। तो F की परिभाषा जब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा? A1 तो वही उतरेगा, अल्फ़ा 1 क्या बन जाएगा? बीटा 1, ये क्या होगा? A2 बीटा 2 AN बीटा n, यहाँ भी क्या होगा? B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BN बीटा n हो जाएगा F की परिभाषा से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुनो, ये आपको बताए थे कि जब Fs बराबर Fy तो S बराबर बाई दिखाना आपका गोल है ना, S बराबर बाई दिखाना आपका गोल है। तो यहाँ F ये S का काम कर रहा है, F ये बाई का काम कर रहा है, तो हमारा मकसद क्या है कि ये बराबर ये दिखाना, तभी F11 कहलाएगा। F हट जाना चाहिए, जैसे Fs बराबर Fy तो S बराबर बाई, तो F हट गया ना, तब F11 कहलाएगा, ठीक है। तो इस पर्पज से हम काम कर रहे हैं कि F हटेगा कि नहीं हटेगा, यदि हट गया तो F11 है, नहीं हटा तो F11 नहीं है, ठीक है। तब देखो F की परिभाषा लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे? A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 डैश डैश AN बीटा n, ये क्या लिखेंगे? B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BN बीटा n, ऐसे आ गया, ठीक है। कैसे आ गया? बाय डेफिनेशन ऑफ F की परिभाषा से। अब देखो, जब इसको इस साइड में लाते हैं, इसको इस साइड में, तो A1 बीटा 1 माइनस B1 बीटा 1 A2 बीटा 2 माइनस B2 बीटा 2 डैश डैश AN बीटा n माइनस BN बीटा n इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या कर लें? A1 माइनस B1 कॉमन बीटा 1 A2 माइनस B2 कॉमन बीटा 2 डैश डैश, यहाँ क्या आएगा? AN माइनस BN कामा बीटा n इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये आपको कन्फर्म पता है कि बीटा 1 किसके? B2 का एलिमेंट है कि नहीं? बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n, तो ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा n क्या है? B2 का एलिमेंट है। B2 है किसका बेसिस? V का। तो V का जब ये बेसिस है तो इसके वेक्टर क्या होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, और V का हर एक एलिमेंट इसके वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, यही ना बेसिस की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये बेसिस जब होगा तो इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ?
इन वेक्टर के लिए जितने स्केलर का उपयोग करेंगे और गुणनफल का योगफल शून्य करेंगे तो वे सब स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें n एलिमेंट है तो n स्केलर लेंगे, तो हम n स्केलर क्या ले लिए, ये n स्केलर ले लिए, ये मान लो ये भी स्केलर है तो हैं। ठीक है, तो इनके गुणनफल का योगफल 0 के बराबर करने पर इन सभी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी यदि उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो। लेकिन B2 ये β1 β2 βn B2 के एलिमेंट है और B2 किसका बेसिस है, V का बेसिस है, इसलिए इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो इनके लिए जिन स्केलर का उपयोग किया गया है वे सब क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। इसका लिख देंगे a1 माइनस b1 बराबर 0, a2 माइनस b2 बराबर 0, an माइनस bn बराबर 0, क्योंकि β1 β2 βn भी के बेसिस के वेक्टर हैं इसलिए लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसी कंडीशन में a1 माइनस b1 बराबर 0 तो a1 बराबर b1, जब a2 माइनस b2 बराबर जब 0 तो a2 बराबर b2, और an माइनस bn बराबर जब 0 तो an बराबर bn। ठीक है, जब an बराबर bn हो गया तो निश्चित रूप से फिर ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर रहेगा, क्योंकि β1 β2 βn तो यहाँ भी है और β1 β2 βn यहाँ भी है। यदि इन सब की वैल्यू बराबर दिखा दें कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो निश्चित रूप से ये दोनों एलिमेंट समान हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि a1 का मान b1 के बराबर है, a2 का मान b2 के बराबर है और an का मान bn के बराबर है। तो जब इनका मान बराबर है तो ये निश्चित रूप से ये इसके बराबर होगा। तो ये बराबर ये लेकर चले तो ये बराबर ये दिखा दिए तो f क्या हुआ, 1 1, f क्या हो गया, 1 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अगले स्टेप में ये लिखेंगे कि a1 माइनस b1 बराबर 0, a2 माइनस b2 बराबर 0, an माइनस bn बराबर 0, क्योंकि β1 β2 डैश डैश βn V के बेसिस के वेक्टर हैं, Vf के बेसिस B2 के वेक्टर हैं, B2 के वेक्टर हैं, इसलिए लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ से मिल गया क्या, आपको मिल गया a1 बराबर b1, a2 बराबर b2 डैश डैश an बराबर bn। ठीक है, तो जब a1 बराबर b1, a2 बराबर b2, an बराबर bn, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में a1 बीटा 1 नहीं a1 अल्फ़ा 1, a1 अल्फ़ा 1, a2 अल्फ़ा 2 डैश डैश an अल्फ़ा n बराबर क्या होगा, b1 अल्फ़ा 1 b2 अल्फ़ा 2 डैश डैश bn अल्फ़ा n, ये हो जाएगा। इधर तो a1 a2 an है, यहाँ भी b1 b2 bn है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n इधर भी उपयोग किए हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n इधर भी उपयोग किए हैं। तो देखो ये बराबर लेकर चले इसके तो क्या आ गया, यह फट गया ना दोनों साइड का, यह फटाने के बाद जो बचता है वही ना रिजल्ट आया यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) बराबर f y लेकर चले तो x बराबर y दिखा दिए। ठीक है, इम्प्लाइज f इज f u से v में इज 1 1, एकाएकी है, f u से v में क्या है, एकाएकी है। ठीक है, एफ इज 1 1। अब क्या दिखाएंगे, एफ को ऑन टू दिखाएंगे। तो एफ को ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है, को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव लो और उसके संगत डोमेन में एक अवयव ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तब वे एलिमेंट आता है जो मान्य हो। इसका अर्थ ये हुआ को डोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। तो ऐसी कंडीशन में एफ क्या होगा, ऑन टू। लिखते हैं को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव मानकर चलते हैं, माना को डोमेन यहाँ भी है और डोमेन यू है। तो यहाँ पे लिखो दूसरे नंबर में एफ इज ऑन टू, माना को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव, माना को डोमेन V का
कोई स्वेच्छ आर्बिटेरी अवयव है ना, स्वेच्छ अवयव, आर्बिटेरी एलिमेंट, RBTRARY, आर्बिटेरी एलिमेंट, स्वेच्छ अवयव। कौन अवयव है? आर्बिटेरी एलिमेंट क्या है? बीटा है। तब बीटा की संगत डोमेन यू में एक एलिमेंट माना अल्फा का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से है कि एफ अल्फा बराबर बीटा, एफ अल्फा बराबर बीटा। तो अल्फा का असली रूप क्या है? A1 अल्फा 1, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n बराबर बीटा का असली रूप क्या है? एफ लगाने के बाद क्या आया था? यही तो आया था, लेकिन चेंज हो गया था अल्फा 1 अल्फा 2। तो यहाँ पे A1 बीटा 1, A2 बीटा 2 डैश डैश AN बीटा n। तो बीटा ये अल्फ़ा का मान है, जहाँ वेयर अल्फ़ा बराबर होगा A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n। अब बीटा बराबर क्या हुआ? A1 बीटा 1, A2 बीटा 2 डैश डैश AN BN बीटा n। ये तो आपको कन्फर्म पता है कि जो ये अवयव किसका एलिमेंट है? U का। और ये एलिमेंट किसका है? V का। क्यों U का एलिमेंट है? क्योंकि U के बेसिस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है? V के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो जब U के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये U का एलिमेंट कहलाएगा, ये V के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये V का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम अल्फ़ा में F लगाए तो जो एलिमेंट आया वो बीटा का आ रहा है। ठीक है, V का आ रहा है। ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट V का। ठीक है, तब V का जो बीटा एलिमेंट हम लिए थे, जिसका पूरा नाम ये है, ठीक है, किसका लिए थे? को डोमेन V का कोई स्वेच्छ अवयव क्या लिए थे? बीटा लिए थे। तो बीटा तो शॉर्ट नेम है, पूरा नाम उसका क्या होगा बीटा का? A1 बीटा 1, A2 बीटा 2 डैश डैश AN बीटा n। तो इस एलिमेंट के संगत डोमेन में ये एलिमेंट मिलता है, जिसमें F लगाते हैं तब ये एलिमेंट आता है। इसका मतलब क्या है? जब को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव माने और उसके संगत डोमेन में एक अवयव मिल रहा है जिसमें F लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो माने हैं। इसका अर्थ ये हुआ को डोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। और जब को डोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, इसका मतलब F आच्छादक है। F क्या है? आच्छादक या आंटू है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इस प्रकार V के आर्बिटेरी कोडोमेन V के, इस प्रकार कोडोमेन V के आर्बिटेरी TRARY आर्बिटेरी एलिमेंट का प्री इमेज U में कंटेन है, जिसका अर्थ है इट मीन्स कि V के ईच एलिमेंट का प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज U में है, इसलिए F U से V में ऑनटू मैपिंग है। ऑनटू आच्छादक फलन है, ऑनटू मैपिंग है। ठीक है, ऑनटू मैपिंग है। अब क्या दिखाएंगे? F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोचिंग है आज? हो गया टाइम? कितना बज गए क्या?
हैं? 10 बज गए फिक्स। अब एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, फिर सफिशिएंट कंडीशन दिखाएंगे, तभी 40 मिनट और लग जाएगा। इसलिए आज हम इतना ही, अगला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टाइम इसलिए अधिक लग जाता है क्योंकि आप पढ़े नहीं हो ना सेकंड ईयर हैं। हाँ